खालिद साहब भी लाइट पेंट करते हैं। हाँ, आप अगर उनके तस्वीर को देखने की कोशिश करें, बहुत सारे लोगों के पास होंगी, तो आपको लिटरली कोई आधे घंटे का फ़र्क जो है लाइट, वाह वाह वाह, वो भी महसूस होगा, वाह, टेम्परेचर महसूस वाह, होगा, वाह, मौसम, वाह वाह, ये सारी चीज़ें। जैसे मैं अगर एक तालिब इल्म की हैसियत से आपसे पूछूं, वैसे मेरी इतनी उसमें वो डेवलप हो गई कि अगर आप मेरे सामने 20 पिक्चर्स रखें तो 80% तकरीबन मैं बता सकता हूं कि रेम्ब्रांड की पिक्चर कौन सी है, और वो भी लाइट और जी, शेड, बिल्कुल, उनकी भी स्पेशलिटी थी ना, अलग से पता लगता था। हाँ, वो तो कि रेम्ब्रांड का काम जो है वो आइकॉनिक है। iconic। आप मुगालता कर ही नहीं सकते हैं कि ये रेम्ब्रांड है। इसी तरह पिकासो हुए, इसी तरह मिकेलांजेलो हुए, राफेल हुए, जितने भी अलग असातिज़ा बिल्कुल लग रहा था ना। गुजरे हैं, ये बड़े बहुत गहरे लोग थे। ये सारे मिकेलांजेलो या क्या नाम है हमारे डाविंची जो है, हाँ, डिविंची, yes। डाविंची तो उसकी तो बिल्कुल ही हाँ, बेशुमार जहते थी कि वो बॉटनिस्ट भी थे, जी, वो जी, साइंस के साइंटिस्ट अंदर भी भी, थे, हाँ। वो पता नहीं Yes। क्या कुछ थे, लिखते भी थे। आप ये समझे कि आर्ट के एक तरह से अथॉरिटी कह सकते हो, और उनकी राय आर्ट के बारे और में बाद में आने वाली कितनी इजादात पे उनका असर है। एब्सोल्युटली। ये वो लोग थे जब रेनेसांस का जी ज़माना हाँ। था, कि जब इल्म जो है वो फैल रहा था और वो डिस्कस हो रहा था एक दूसरे और के डार्कनेस से यूरोप बाहर आ रहा था। साथ। जी हाँ, यानी पेंटर जो है वो साइंटिस्ट के साथ बैठा होता था, साइंटिस्ट तिब के माहिर के साथ, हिस्टोरियन के साथ, फिलोसोफर के साथ, शायरों के साथ, लिहाजा वो होलिस्टिक व्यू हाँ, आर्टिस्ट का भी बन रहा था, म्यूजिशियन का भी बन रहा था, अदाकार का भी बन रहा था। बड़ी उम्दा आपने हमेशा की तरह गुफ्तगू फरमाई इस सारे मौजू पे। और जो मेरा सवाल था, मैं फिर ज़रा उसकी तरफ आता हूँ कि अब जब ये किसी माशरे से एक वक्त में थे ना, ये आगे पीछे खालिद साहब भी थे, सादक़ैन भी थे, गुलजी भी, सब थे, और फिर उस पाए के लोगों ने, अब भी यकीनन हैं होंगे भी, उस पाए के लोगों ने उस तादाद में रिप्लेस नहीं किया उनको। तब जब ये उड़ जाए किसी माशरे से, क्या फ़र्क पड़ता है उस माशरे की ग्रोथ पे, समाजी, मुआशी, माशरती? वक्ती तौर पे एक बेकैफी सी आ जाती है कि यानी वो जो एक कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करते थे सारे लोग, उसका ज़रा फुकदान हो जाता है और वन साइडेड या वन डिमेंशनल काम शुरू हो जाता है, जो ज़ाहिर इतना अट्रैक्ट नहीं करता है। वक्ती तौर पे वो चल जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर दौर में लोग पैदा होते हैं। अच्छा, फिर आएंगे, हर दौर में आते हैं और अपने तौर पे वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। मगर बाज़ औक़ात ये जंजीर जब टूटती है असातिज़ा से, कुछ लोग आते हैं वो जूनियर होते हैं और फिर वो उसी लेवल का वो करते हैं। अगर ये जंजीर टूटती है तो फिर बाज़ औक़ात वक्त नहीं लगता, वक्त उसी बिल्कुल पाए के लोग लगता है, आते हैं। और जब तक वो चीज़ जंजीर दोबारा नहीं जुड़ती है, बहुत सारा काम जो है बड़ा आमियाना सा महसूस होता है, उस सारे बीच के वन डिमेंशनल होता है। हाँ। उसमें वो जहते नहीं होती है, उसमें वो समझ, वो गहराई नहीं होती है। एक दौर था गालिब जी, मीर वगैरह, ये सारे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे और सब बहुत ज़्यादा चौक-चौबंद भी थे एक दूसरे के, तवाना होने के बावजूद एक दूसरे से ज़रा घबराते भी थे कि यार मीर कोई ऐसी बात ना कह दे जो मैंने ना कही हो। तो उस दौर के जो मौसीकार अगर उनके करीब रहे हों, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया होगा। उनकी रिफ्लेक्शन जो है, गालिब की गहराई की रिफ्लेक्शन, उसमें भी मौसीकारों के काम में भी आती होगी, मुसव्विरों के भी और दूसरे जितने भी फनकार हैं सबके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मुआशरा फ़हाल मुआशरा हो और उसमें ये जो जायंट्स हैं ये एक दूसरे से खौफज़दा ना हो, एक दूसरे को सेलिब्रेट करें। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मोहतरम जमाल शाह साहब, और मेरे ख्याल में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज आप कहीं जाने वाले नहीं हैं। और छोटे से वक्फे के बाद आप आते हैं प्रोग्राम के अगले मरले में, आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी शाह जी, हमारा पैकेज तो बीच ही में रह गया क्योंकि जमाल साहब की गुफ्तगू इतनी प्यारी थी
और बहुत ही पोलाइट और इतनी खूबसूरती से उन्होंने जितनी भी गुफ्तगू की है, हम सब पे एक मेरा ख्याल है सहरदारी हो गया है। और हमारी क्या थी साहब, पेंटिंग हो रही थी हैं? बिल्कुल हमारी टीम की मेहनत है, वो पैकेज तो हमें देखना पड़ेगा। हाँ। जमाल साहब के लिए बहुत अच्छा पैकेज तैयार किया। अच्छा चले जी शाह जी। वाह, हमारी ये जो इंडस्ट्री रही है इसमें बड़े बड़े हसीन और हैंडसम लोग आए हैं ना। राहत काज़मी साहब थे और बड़े बड़े यानी कि कमाल के लोग, आसिफ रजा मीर थे, बहुत सभी अपने वक्त में बड़ा, मगर आपका एक अलग ही माशाल्लाह हमेशा वो रहा। उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। हाँ वो है तो अल्लाह की यकीनन, मगर बहरहाल आदमी कहता तो है ना कि बारी ताला क्या क्या हसीन उन्हें इंसान बनाए हैं, मर्द हो, औरत हो, फूल हो, कोई भी हो। इंसान में ख्याल सारे ही इंसान हसीन भी होते हैं। जी। आपको शरीफ ऐसे ही एहसास रहा कि भाई एक आलम फिदा रहा है आप पे? ये मुझे इस बारे सोच के बाज़ औक़ात लगता है कि एक नेगेटिव शायद पहलू है कि बाज़ औक़ात सूरत की वजह से लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि यार ये तो सूरत आपने बड़ी मेहनत की होती है कुछ करने के लिए, तो वो सूरत वो सब कुछ बिगाड़ के ले जाती है। जी। अच्छा, लेकिन इसमें एक फ़र्क है। एक सूरत होती है कि आप कहते हैं भाई सुभान अल्लाह कि बारी ताला ने क्या, कोई भी, मैं सूरत है, मर्द है, औरत है, दरख्त है, पहाड़ है, कोई भी। अब अगर हम इंसानों की बात करें, मगर जब वो गुफ्तगू करते हैं, बोलते हैं, उनकी चाल ढाल, नशिस्त व बर्खास्त, आपका जो मामला था वो सिर्फ सूरत तक महदूद नहीं था। यानी कि जब आप से बात की जाए, आपको सुना जाए, नशिस्त व बर्खास्त, तो फिर वो लगता था कि सूरत के साथ साथ जो पूरा जो पैकेज था ना शख्सियत का, बेसिकली उस पर दुनिया फिदा रही है। मैं अब यूँ, अच्छा, मुझे ये कॉम्प्लेक्स रहा है कि यार लोग सूरत की वजह से ही मुझे काम देते हैं। मिसाल के तौर पे जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ एज अ सिंगर क्वेटा टीवी पे, तो मेरा पहला प्रोग्राम जो था, मैं ऑडिशन देने गया था, बड़ी नफीस खातून थी, डिग्निफाइड, मुनव्वर तौफीक साहब। उन्होंने ऑडिशन लिया और पूरे का पूरा प्रोग्राम मुझे दे दिया। और वो प्रोग्राम पता नहीं मैंने कैसे किया, भाग दौड़ करके, और बड़ा अच्छा रहा। तो जब वो चला तो लोग कंटेंट की बजाय या उस मौसीकी की जो भी खूबसूरती या लेवल हो सकता था, उसकी बजाय सूरत की बात कर और फिर उसके बाद मुझे ड्रामे वाले जो थे वो पीछे पड़ गए कि आप एक्ट करें। मैं ये समझता था कि मैं एक्ट बिल्कुल नहीं कर सकता। अच्छा, आप यूँ आए थे एक्टिंग में? मुझे ड्रामों वालों ने बिल्कुल वो जैसे हॉन्ट नहीं करते, पीछे पड़े हुए थे कि एक्ट करो, एक्ट करो, एक्ट करो। मेरा तो चेहरा लाल हो जाता था ना, कानों से धुआं, वो आग, मतलब हरारत निकलने लगती थी जब कोई मुझे कहता था कि यार गाओ या एक्ट करो। क्योंकि आप शायद इंट्रोवर्ट हैं मेरे ख्याल में। बहुत ज़्यादा मैं था, पेनफुली। अब तो ठीक हो गया हूँ। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं ना करूँ, फिर वो करना पड़ा। बदकिस्मती से वो भी कामयाब हुआ। तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। इसमें कुछ ऐसे एनेक्डोट्स हैं जो, यानी पाले शाह की तस्वीर लगाई है, और इसके अलावा एक तस्वीर है जहां मैं गा रहा हूं, और वो BBC लंदन में गा रहा हूं मैं। ठीक है। जब मैं वहाँ पढ़ रहा था स्लेट स्कूल ऑफ आर्ट में, तो BBC वालों को पता चला कि मैं पश्तो गाता हूँ, तो पश्तो सेक्शन वालों ने मुझे बुलाया और एक प्रोग्राम किया मेरे साथ। कुछ और चीज़ें थी उसमें, कुछ और ड्रामों की, वो भी हर ड्रामे के साथ ज़ाहिर एक बहुत सारी यादें भी और किस्से भी होते हैं, तरह तरह के दिलचस्प किस्से, बहुत ही रेडिकुलस किस्म के किस्से। कोई खास चीज़ जो आपको याद आई हो, आप शेयर करना चाहें? ये पाले शाह की मैं बात सुनाऊं कि
पालेशाह एक ऐसा ड्रामा था जो कोर कमांडर क्वेटा की मदद के बगैर नहीं हो सकता था। उन्होंने हमें कोई 60 लॉजिस्टिक्स घोड़े और दिए ये थे, वहाँ सारा ऑथेंटिक कैनन उस ज़माने का, ब्रिटिश राज के ज़माने का वो दिया, और हमने भरपूर एक्सप्लॉइट किया वो, और ये बड़ा अच्छा भी लगा। तो इसमें एक सीन था कि पालेशाह एक जगह आता है और उसका एक दोस्त होता है जो जिसकी डेथ हुई होती है। अब वो जिस शख्स को हमने कास्ट किया था वो बाकी कास्ट मेंबर्स के साथ घुल मिल गया था और मजाक हंसी वगैरह उसकी कुछ छेड़ भी रखी हुई थी, तंग भी करते थे। अब सीन था इसकी मौत का, कि इसकी लाश पड़ी हुई और हम फातिहा पढ़े। वो जब सज्जाद क्यों करते थे और हम हाथ उठाते थे, कभी कोई हंस पड़ता था। आखिर ये बेचारा जो एक्ट कर रहा था, जो लाश बना हुआ था, वो रोने लगा कि यार इतनी लंबा हो गया। वो सारी रात वो सीन नहीं हो सका, अगले दिन करना पड़ा।